नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की रखी नींव। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने कहा, समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दे रहा है दरवाजे पर दस्तक। देश में मंदिर निर्माण के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। वहीं पीएम अब से कुछ ही देर में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का भी करेंगे शुभारंभ। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की कही बात। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में भी महिला शोषण की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर कराने की अपील पर होगी सुनवाई। बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जमकर बरसी भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी। कहा, ममता बनर्जी के आंचल में छुपा हुआ है शेख शाहजहां। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने छठी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए था बुलाया। ईडी के सवालों से लगातार बच रहे हैं केजरीवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के सीएम बन गए हैं भगौड़ा नंबर 1। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर 7वें दौर की बातचीत, साथ ही निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर एक समझौते पर भी होगी बातचीत। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आज होगा आगाज। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को देंगे वीडियो संदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शिरकत। और अब बात बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने कल्की धाम मंदिर का आज शिलान्यास किया। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल एचौड़ा कम्बोह में बनेगा। विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। यह मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। इसके बनने में 5 साल लगेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्की का अवतार कलयुग में होगा। पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कल्की अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने मंदिर के शिल्प का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे जो कि भगवान के 10 अवतारों के प्रतीक होंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय चेतना को दर्शाया जाएगा। कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा।
इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में मंदिर बन रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी के बाद देश में एक नए कालचक्र की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि श्री राम के विराजमान होने के बाद से अगले 1000 वर्षों तक की एक नई यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। और वहीं आज प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और आईटीईसी, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह रोजगार, आर्थिक विकास और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जिन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। इसमें प्रदेश के अन्य धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के विकास का भी खाका खींचा जाएगा, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी में निवेश के प्रस्ताव से आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग द्वारा तैयार सूची के मुताबिक कुल 124 निवेशक यहां अपने उद्यम स्थापित करेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि एक साल के भीतर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारने जा रही है। इससे 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। महानिदेशक पर्यटन मुकेश कुमार ने बताया कि यूपी आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव हो, इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। होटल और अवस्थापना से संबंधित सभी बड़े नाम यूपी आना चाहते हैं और यहां निवेश करना चाहते हैं। यहां हर स्थल की कनेक्टिविटी बढ़ने से भी
पर्यटन की संभावनाओं का विकास हुआ है। तो इसके क्या कुछ मायने हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो विकास, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि जिन लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, न सिर्फ सांस्कृतिक धार्मिक बल्कि आर्थिक विकास भी होगा, और साथ ही साथ जो उसके केंद्र बिंदु में है कि रोजगार के भी हमें कई सारे अवसर मिलेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इस तरीके से इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, कल्पना से परे, ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो आदमी कल्पना नहीं करता था उत्तर प्रदेश में, वो भी अब पूरा हो रहा है। उसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को हम देख सकते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 को जो 10 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पे उतर रही हैं, उन परियोजनाओं में तमाम क्षेत्र के इसमें कंपनियां आएंगी, उद्योग आएंगे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, धार्मिक नगरियों की जो बात की, हमारी काशी, अयोध्या और मथुरा, यहाँ पर 40,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर धरातल पे उतरने वाला है। इसके साथ साथ अगर कुल 8 नगरियों की बात करें तो नैमिषारण्य में 22,000 करोड़ का सबसे ज्यादा निवेश प्रस्तावित हुआ है। तो कुल मिलाकर 80,000 करोड़ सिर्फ इन धार्मिक पर्यटन पे ही जो है निवेश होना है। और इनमें होटल, रिसोर्ट समेत तमाम सारे बड़े दिग्गज नामी जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश आने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ साथ विनिर्माण हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर निवेशक निवेश करना चाह रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है, तो जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पे उपभोक्ता भी होंगी, वहाँ पे श्रम भी होगा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा पिछले सालों से डबल इंजन की सरकार बनने के बाद लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी गई, कौशल विकास उनके अंदर किया गया और उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जब यहाँ पर कंपनी आए तो उनको स्थानीय स्तर पर ट्रेंड श्रमिक मिल जाए। उनको चाहिए क्या? इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे यहाँ का निर्माण किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे काम किया जा रहा है। जब कोई कंपनी आती है आपके यहाँ निवेश करने आपके राज्य में, तो उसको बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया गया, बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया गया, और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार की पॉलिसीज हैं, इस पर भी एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आकर्षित होने वाला है, खासतौर से सौर ऊर्जा को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में निवेश प्रस्तावित है धरातल पे उतरने के लिए। सुदूर क्षेत्रों में असीम अगर बात करते थे हम, तो सोनभद्र, चंदौली जैसे क्षेत्रों में जाना कौन चाहता था। अभी मेरी बलिया के निवेशक से बात हो रही थी। अगर पहले ये था, बलिया का हाल था कि नीचे से टॉप 5 में बलिया आता था, लेकिन अब वहां पर भी निवेशक निवेश करने के लिए आ रहे हैं और वहां पर भी उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। और उनका मानना है कि आने वाले समय में शायद अब बलिया टॉप 5 में आ जाए विकास में। और तो ऐसा यही हाल है पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे 75 जनपदों का, जहां पे जो लक्ष्य दिया गया था हर एक जनपद को, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 18 जनपदों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं निवेश को लेकर, और बाकी जनपदों में भी लगभग 70 से 80% लक्ष्य पा लिया गया है। और साथ ही साथ विकास, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक खाका खींचा है कि सभी 75 जनपदों में एक यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में विकास और उसका लाभ हो सके, कुछ ही क्षेत्रों में निवेश आ सके और सिर्फ उन्हीं इलाकों का विकास हो सके, बल्कि आपने देखा कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, पूरे 75 जनपद का एक यूनिफॉर्मिटी में एक तरीके से सभी जगहों पर निवेश हो सके, इसका भी खाका खींचा गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, इसी के मद्देनजर तैयारियां की गई थी। हमने देखा इस निवेश के जो प्रस्ताव आए हुए हैं कि लगभग आधे प्रस्ताव तो पश्चिम क्षेत्र में आए हुए हैं, लेकिन पूर्वांचल में भी आए हुए हैं, मध्यांचल में भी आए हुए हैं, बुंदेलखंड में भी आए हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि पूर्वांचल जो हमेशा से पिछड़ा माना जाता था, वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है कि आप सीधे गाजीपुर से यहाँ कुछ ही घंटों में लखनऊ राजधानी से जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ कुशीनगर एयरपोर्ट चालू हो गया है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, गोरखपुर में
एम्स बन गया है। तो तमाम क्षेत्रों में देखते हैं कि बुनियादी स्तर पे जो काम किए गए थे, आप उन्हीं का नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि आपको जो जरूरत थी, कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी जरूरत थी, वो यहाँ पर दी गई, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की दी गई, और उसके साथ साथ जो एक इच्छा शक्ति थी सरकार की कि लोगों को यहाँ लाना, सबसे बड़ी बात थी कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी हो। जब जाता है कोई निवेशक तो सबसे पहले ये देखता है कि वहाँ राज्य में कानून व्यवस्था के क्या हालात है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बड़े माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, संगठित अपराध को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उससे पहले उत्तर प्रदेश के चिन्हित 2-4 जनपदों में ही लाइट 24 घंटे रहती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी जनपदों में बराबर 24 घंटे। ये एक शर्त होती है कि जब भी जहां भी कोई निवेश करना चाहता है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे सही हो। और बीते वर्षों में आपने देखा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिल्कुल ही ठीक किया गया, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों का वहां पे निवेश होने की बात की जा रही है। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करेंगे किसानों की। देखिए, चंडीगढ़ केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी पॉजिटिव रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि विविधीकरण करते हैं, और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं, तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और NCCF के माध्यम से उनकी फसल को MSP पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और NCCF से चर्चा करने की बात कही है। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो, और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की चिंता वो करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए कई कार्य किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में
चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वार्ता नए विचारों और नई सोच के साथ दोनों पक्षों में हुई। उन्होंने कहा कि यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें लगभग सहमति से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और इनोवेटिव कुछ सुझाव भी दिए गए, जिससे कि पंजाब का भी लाभ होगा और साथ ही साथ हरियाणा के किसानों का भी फायदा होगा। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से जो फसलों का विविधीकरण है वो क्यों ज़रूरी है, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जो 4-5 फसलें हैं उन पर सरकार आने वाले 5 वर्षों तक एमएसपी देने की गारंटी देती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फसलों का जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हम उनका नाम अभी आपको बता रहे हैं कौन हमारे साथ। आप संदीप दास को देख सकते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ नेफेड के भी अधिकारी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले यही कि ये जो सरकार कह रही है कि हम क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हम चाहते हैं कि जो किसान है वो करें, आपको लगता है कि पंजाब और हरियाणा की जो ज़मीनें हैं वहाँ की जो अभी तक का जो पैटर्न था, एग्री पैटर्न, उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो? करेक्ट, क्योंकि जो ग्रीन इवोल्यूशन का टाइम में जो पंजाब का एग्रीकल्चर था, अभी का ये बहुत बदल चुका है। क्योंकि तब एक हमारा चैलेंज जो था, भारत का लिए चैलेंज वो अलग था, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे फूड आइटम। बट अभी क्या हो रहा है, अब इंडिया इज राइस एक्सपोर्ट, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है। पंजाब में ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत नीचे गिर चुका है। चीफ मिनिस्टर मान जी का, उनका जो संगरूर में वन ऑफ द लोएस्ट वाटर टेबल है उनका, उसका प्रोसेस का सस्टेनेबल नहीं है आगे का एग्रीकल्चर। और एक चीज सबसे बता रहा हूँ, चावल जो प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन कई राज्यों ने अभी इंक्रीज किया है लास्ट 20-30 सालों में। तो डिपेंडेंट ऑन पंजाब फॉर फूड सप्लाई वो रिड्यूस हो चुका है। देखते हुए सॉइल का कंडीशन देखते हुए, क्योंकि राइस स्वीट जो दोनों जो है, दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और जिस तरह से नीचे जा रहा है ग्राउंड लेवल, उसको रिवाइव करने का बहुत जरूरत है। क्योंकि इसको गेहूं तो एक ऐसा क्रॉप है जो विंटर पंजाब के लिए ही बना हुआ है, कि जहां जहां सर्दियां पड़ती है वहां होता है। बट राइस का डाइवर्सिफिकेशन जो क्रॉप है, पर्टिकुलरली नॉन बासमती राइस का, नॉन बासमती राइस का जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बारे में सरकार पहल कर रही है। बेसिकली बहुत सालों से ये प्रोग्राम बहुत सालों से चल रहा है, बट ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। क्योंकि अभी ऐसा स्थिति में पहुंच गया कि क्लाइमेट चेंज, ये सब चैलेंज की वजह से सरकार ने क्या किया कि ऑयल सीड्स और पल्सेस, दोनों में जो 5 साल का जो गारंटी सरकार जो बोल रही है कि एग्रीमेंट करेंगे। क्योंकि ऑयल सीड्स देखिए, एडिबल ऑयल हम लोग 58% इंपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेस करीब 15% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर जो किसान अगर उस क्रॉप को ग्रो करे, और पल्सेस देखिए बोलता है जीता जागता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जीता जाता फर्टिलाइजर है। अगर आप पल्सेस ग्रो करोगे तो फर्टिलाइजर करोगे, तो अगर उस तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये नॉट ओनली इकोलॉजिकल, फार्म इनकम भी बढ़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चावल जो है एमएसपी, चावल से एमएसपी वो वहीं तक सीमित है जो एमएसपी मिल रहा है। बट अगर ऑयल सीड वो करोगे तो उसमें से ज्यादा जो रिम्यूनेटिव प्राइस है उसको बढ़ेगा। क्योंकि पानी का सब चल गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब बहुत ज्यादा खर्चा सब ऐड करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन वे फॉरवर्ड एक्चुअली। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी भी हैं, जो कि पूर्व कृषि कमिश्नर रह चुके हैं। वो मल्होत्रा जी, यही सवाल कि जैसा कि सरकार ने कहा
और न सिर्फ अभी बल्कि बीते कई वर्षों में इस बात को लेकर चर्चा होती रही है कि जो हमारे किसान हैं वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दें, न सिर्फ उनके फायदे के लिए बल्कि जो क्लाइमेट है, जो फिर जो जमीन है उसकी सेहत के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी हैं। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्षों तक आप अगर इसकी उपज करते हैं तो सरकार गारंटी देती है कि उसको एमएसपी के रेट पर खरीदेगी। क्या लगता है कि इससे और इन बातों के कहने के बाद से किसान अब थोड़ी सी अपना मूड चेंज करेंगे और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे अब वो ज्यादा ध्यान देंगे बजाय कि धान और गेहूं के? बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि अगर हम जहां हरित क्रांति जहां से शुरू हुई थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर जो है एक तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से जो है वहां पर जितने भी हमारे संसाधन थे उनका दोहन ज्यादा किया गया, जिससे करीब 93 ऐसे जिले हैं जिनकी पहचान हुई है जिसमें पानी का स्तर जो है काफी नीचे तक चला गया है। तो ये एक प्रकार से मैं कहूंगा कि वो दुष्परिणाम है। इसीलिए हमें फसल विविधीकरण की तरफ जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि गेहूं और चावल से कुछ हट करके अन्य फसलों की तरफ भी जाने की जरूरत है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि गेहूं और चावल ठीक है एक मात्रा तक हम ग्रो करें, उसके बाद जो हमारे पास कुछ जमीन अगर जैसे अलग से हम उसको स्पेयर करते हैं तो अन्य फसलों की तरफ, चाहे वो दलहनी है चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा साथ में जोड़ करके कुछ उच्च मूल्यवान फसलें भी हैं जिसमें कि बागवानी की फसलें आती हैं। इन सभी को जो है विविधीकरण में डाल करके किसान जो है एक तरह से उसको अपने योजना में जो है शामिल करे, जिससे कि उसकी आमदनी में भी इजाफा होगा और उसमें निश्चित रूप से जो है उसकी जो मैं ये कहूंगा कि जो मार्केट वाली जो समस्या है वो भी अपने आप रूप से जो है हल होती चली जाएगी। तो विविधीकरण अपने आप में आवश्यक है। और जो ये सरकार ने अभी जो 5 वर्षीय एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ये जो योजना सजेस्ट की है कि 5 वर्ष का जो प्लान है, जिसमें प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने ये कहा कि हम दलहनी फसलें जिसमें कि अरहर, मूंग, उड़द और चना, लेंटिल, ये सब कुछ फसलें आती हैं, इनकी जो है वो खरीदी करेगी। इसके लिए इंश्योर किया है। साथ साथ मक्का और कॉटन के लिए भी, कपास के लिए भी इंश्योर किया है कि हम निश्चित रूप से जो हम कह रहे हैं वो करेंगे और गारंटी जो है उसमें दे रहे हैं कि हम उसका जो है अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट जरूर होगा और निश्चित रूप से उसकी खरीदी होगी, जिससे कि किसानों का फायदा अपने आप में रहेगा। अभी तक जैसे 23 फसलें हैं, 4 अन्य फसलें मिला करके 27 फसलों पर सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है और लीगली पहले से ही एक तरह से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और गेहूं और चावल को हम पहले से ही अधिक मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन इन फसलों की शुरुआत भी कर दी गई है नेफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से पहले से ही प्रोक्योरमेंट हो रहा है और बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ फसलों का और दायरा उसमें शामिल करके। मल्होत्रा जी, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि खासकर दलहनी फसलों की हम बहुत बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। चूंकि एमएसपी बाकी फसलों पे हम दे रहे हैं, दलहनी फसलों पे भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जब इसमें शामिल हो जाएंगी तो जो किसान का है वो अब थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे और दलहन का भी काफी भारी मात्रा में उत्पादन करेंगे, ताकि कोशिश यही है भारत की कि कम से कम दाल, दलहन और तिलहन के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे कि हमारी आवश्यकता, मैं जब आपको टोटल जो है आंकड़े बता देता हूं, करीब करीब हम लोगों की जो आवश्यकता है दालों की, करीब 26 से 27 मिलियन टन जो है हम लोग 26 के मिलियन टन के आसपास जो है हमारी रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी थोड़ी बहुत उसमें कुछ 1-2 दालों को छोड़ करके हमारे पास कमी कभी हो जाती है। लगभग हम नियर सेल्फ सफिशिएंसी है के पास पहुंचे हुए हैं और दाल की जो हमारी मांग है वो अधिक है, वो पूर्ति होगी जब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। और तिलहनी फसलों की भी कमी है तो वो भी पूर्ति होगी। बाकी जैसे मक्का को अभी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए उसको किया गया है। मल्होत्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इसी से संबंधित हमारे पास एक बाइट है, अपने दर्शकों को वो सुना दे कि केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि किसान सम्मान निधि और सब्सिडी मिला ली जाए तो रक्षा बजट से भी ज्यादा पैसा किसानों को दिया जाता है। किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा है, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर
ठीक नहीं है। मोदी जी की जो सरकार है, किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं है। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने कहा और जैसा कि वीके सिंह ने कहा संदीप जी कि रक्षा बजट से भी ज्यादा अगर तमाम चीजों को मिला लिया जाए तो हम किसानों के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है कि किसानों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप सारी चीजों की लीगल गारंटी मांगने हैं, खासकर एमएसपी पे, तो सरकार पर भी तो आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं ये और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो वीके सिंह जी जो बोला है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो भी तो इसका इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत सारी तमाम चीजें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सरकार भी देती है, बहुत सारे तमाम जो लोन्स है, तो उसको बोले तो काफी बड़ा ओबियसली किसान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 14 करोड़ 15 करोड़ किसान परिवार है जो कि उनको देना चाहिए। और जो जहां तक गारंटी ऑफ एमएसपी का था वो बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड है। गारंटी कोई देना एक बहुत अनरियलिस्टिक, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं जो शायद आंकड़ा आपको पता होगा, दर्शकों के लिए बता दूं, जो एमएसपी क्रॉप जो 22 क्रॉप का अनाउंस होता है उसमें टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ओनली 28% है। तो 30 जो उसके बियॉन्ड सब आउट ऑफ एमएसपी है। सबसे बड़ा वैल्यूड क्रॉप डेयरी मिल्क है, उसमें कोई एमएसपी नहीं है, बट उसमें देखिए ग्रोथ 8 से 9% है। फिशरीज, पोल्ट्री सेक्टर इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है। मक्का का मतलब पोल्ट्री सेक्टर इज ओरिड, मक्का कहां से आएगा अगर इथेनॉल में चल जाएगा। तो वो जो चैलेंजेस है इसको अगर डाइवर्सिटी पर जोड़ के देखो कि जो इमर्जिंग ट्रेंड है, जो प्रोटीन रिच खाने का जो डिमांड बढ़ रहा है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद, उसको उस चैलेंज के दृष्टि में एग्रीकल्चर को देखना पड़ेगा कैसे, और फार्मर से की रोल प्ले कर सकता है रादर कंसल्टिंग। और चावल कैसे, चावल के एमएसपी को, चावल तो हम उगा ही लेंगे बेसिकली। हम लोग सबसे बड़ा 40% ग्लोबल ट्रेड हमारे पास है। बिल्कुल, तो चावल का कोई दिक्कत ही नहीं है, बट चावल से कैसे शिप कर जाए, 10-15% वाला शिप कर जाए, सॉइल हेल्थ के लिए भी ठीक है, एनवायरमेंट के लिए ठीक है। और चैलेंजेस है, मतलब मेज करेंगे, कॉटन, ये सब चीज बेसिकली कमर्शियल डिमांड बढ़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को भी समझने की जरूरत है किस तरह से अगर आप एक ही फसल को बार बार करेंगे तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है और बाकी जो और भी जो इफेक्ट्स हैं वो पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए, और न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी, खेतीबाड़ी के लिए भी ये थोड़ी सी मुश्किल साबित हो सकती है। समय इतना ही है। मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर कभी इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। और संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। और अब बात ताजा खबर की।
खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ संदेश खाली का इलाका और वहां की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंच गई हैं। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग पूरी तरह महिलाओं के साथ है, महिलाएं आगे आएं और बात करें। उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और वहीं संदेश खाली हिंसा मामले पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में फिर से मुगल शासन लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में टीएमसी के माफिया रहते हैं। उन्होंने कहा कि महिला सीएम के राज्य में ही सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। और भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी संदेश खाली मामले पर चुप्पी साधे हुई हैं। संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि वहां महिलाओं के जॉब कार्ड ले लिए जाते थे, वहीं आवाज उठा रही महिलाओं को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए। उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। और इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने संदेश खाली में बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के शोषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। वकील अलख श्रीवास्तव ने एक पीआईएल दाखिल कर मांग की है कि जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर हो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर एसआईटी जांच हो। मणिपुर की तरह ही 3 जजों की कमेटी इसकी जांच करे। पीड़ितों को मुआवजा और लापरवाही के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। और संदेश खाली मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता सौरभ सिकदर। सौरभ जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले यही कि क्या हम उम्मीद करें कि जिस तरह से एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पे है, संदेश खाली में है, महिलाएं अपने घरों से बाहर आएंगी और उनके साथ जो भी जुर्म हुआ है क्या वो उनको एनसीडब्ल्यू की टीम के साथ, उनके चेयरमैन के साथ साझा करेंगी?
देखिए, जैसे कि ये लगातार आप लोगों ने ये स्टोरी को दिखाते आ रहे हैं जी, और पूरा देश जान गया है कि बंगाल में महिला के ऊपर कैसे अत्याचार चल रहा है। हमारा भाजपा अध्यक्ष बंगाल के डॉक्टर सुकांतो मजूमदार अपना जान का परवाह नहीं करते हुए बार बार संदेशखाली जाने का कोशिश किया और उसको देखिए कैसे उसके ऊपर भी पुलिस ने हमला किया, उसको रोक दिया गया। अब बात यह है कि आप लोगों ने ये भी दिखाया कि जो महिला सामने आके ये आरोप लगाए थे, कल रात को उसके घर में भी हमला हुआ। उसको घर को बंगाल के पुलिस ने घेर के रखा है, किसी को वहां जाने नहीं दे रहा है। एक गणतांत्रिक देश में किसी को भी कहीं पे भी जाके अपना बात कहने का अधिकार है और ये अधिकार जैसे खुन होता है, इसका मतलब है बंगाल में गणतंत्र नहीं है। बिल्कुल। ममता बनर्जी जो है शासक का शासन चला रहे हैं, कानून का शासन वहां पे नहीं है। तो ये इसमें जैसे कि आज एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुआ है जी, हम भी स्ट्रांगली चाहता है कि इसमें कोई केंद्रीय एजेंसी इसके जांच करे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि शेख शाहजहां को फ्रेम किया जा रहा है, ईडी उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, इसका मतलब सौरभ जी ये हुआ कि कहीं ना कहीं शेख शाहजहां को पॉलिटिकल संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है टीएमसी की तरफ से, अगर ममता बनर्जी इस तरह की भाषा बोल रही हैं। आरक्षण एवं संरक्षण दोनों मिल रहा है, क्योंकि जो पुलिस का मुखिया है इस राज्य के, डीजी से लेके सारे बड़े अधिकारी जिसको रिपोर्ट करते हैं, वो जब इंडायरेक्टली बोल देते हैं कि शाहजहां को पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है या दूसरा एजेंसी गलती कर रहा है, उसको फ्रेम किया जा रहा है, उसके बाद कौन सा पुलिस ऑफिसर का हिम्मत होगा उसको अरेस्ट करने की। हमारा एक ही दाबी है, शेख शाहजहां को अरेस्ट करना पड़ेगा और शेख शाहजहां को सामने लाना पड़ेगा। और हमें तो इसके ऊपर और भी बड़ा कॉन्स्पिरेसी हमको लगता है कि क्योंकि किसी को नहीं जाने दे रहा है, हमारा जैसे वहां पे हमारा सस्पेक्ट है कि वह बहुत सारा रोहिंग्या छुपा हुआ है उस गांव में, और यही रोहिंग्या है शाहजहां का वाहिनी के रूप में काम करता है। जितने गंदे काम करते हैं यही लोग करते हैं। तो ये बाहर के लोग, कभी एनसीडब्ल्यू को रोका जा रहा है, कभी कोई राजनीतिक प्रतिनिधि दल को रोका जा रहा है, तो ये लोग जाने से यह सच ना बाहर आ जाए, इसके लिए ममता का पुलिस और प्रशासन तत्पर है। ऐसे में सौरभ जी, जबकि जो एससी कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर चुका है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के जो तमाम जो स्थितियां वो बिल्कुल अनुकूल है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने चाहिए। हमने देखा कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसको रोक दिया गया। तमाम चीजें वहां पे हो रही हैं कि उस स्थल पर लोग न जाएं और जो स्थितियां वहां पे हैं वो पूरी दुनिया को पता न चल पाए। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए तमाम देश और दुनिया समझ रही है और जान रही है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में क्या कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रश्न फिर से यही है, क्या छुपाने का कोशिश किया जा रहा है? खाली शाहजहां इसका वजह नहीं हो सकता है, बाकी दोनों को तो पकड़ लिया गया। अब शाहजहां कहां पे गायब हो गया कि शाहजहां को पकड़ नहीं पा रहा है? क्योंकि शाहजहां ना केवल मां बहन के ऊपर अत्याचार किया है, शाहजहां इस देश के लिए भी खतरा है। रोहिंग्याओं का संरक्षण शेख शाहजहां दे रहा है। हमारे पास ये पक्का खबर है कि रोहिंग्याओं का संरक्षण शाहजहां दे रहा है। मेरे ख्याल से एनआईए को इसको तदंत करना चाहिए पैरेलली, क्योंकि ये देश का सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं और इसका जो असलियत है वो सामने लाना चाहिए। ठीक, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी भी इस वक्त लगातार फोन लाइन में मौजूद है कोलकाता से। प्रसेनजीत, एनसीडब्ल्यू की टीम इस वक्त संदेशखाली में है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि, और वो भी खुद कह रही हैं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो कम से कम आए, अपनी आप बीती सुनाएं और इस पूरे मामले को फिर कोर्ट में ले जाया जाए। बिल्कुल, देखिए असीम, एनसीडब्ल्यू फिलहाल अलग अलग गांव में घूमकर ये सब पीड़ित महिलाओं से बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस बार बाकी लोगों को रोक तो नहीं पाए, एनसीडब्ल्यू को रोकना मुश्किल है क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रतिष्ठा है। इनको
सबको रोका गया है, क्योंकि जो पत्रकार एनसीडब्ल्यू के साथ अंदर जाने की कोशिश में थे सबको रोका गया है। तो किसी न किसी तरह से जो असलियत है इसको छिपाने की कोशिश में है, और ये सही है, ठीक है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से बताया गया है कि उन लोगों ने बात करके फिर आके पत्रकार वार्ता करेंगे, तो हम पत्रकार वार्ता में हम लोगों को पता चलेगा कि एनसीडब्ल्यू का क्या सोच है, क्या खोज है, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जो मैं थोड़ी देर पहले भी असीम कहा, अभी भी कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल पुलिस अपने ट्विटर हैंडल पर जिस तरह से पीड़ित का चेहरा दिखा के वीडियो जारी किया है, इसके बाद हम किस तरह की कानूनी कार्रवाई पुलिस की तरफ से उम्मीद कर सकते हैं, ये हमें इसका मतलब प्रसेनजीत कि अगर ये चीजें बहुत ही गलत हैं, कानूनन भी गलत है, ऐसे में क्या लगता है कि एनएचआरसी को भी संज्ञान लेना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल असीम, मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी एक गलती है, ऐसी एक माने कानून के खिलाफ काम है। किसी पुलिस इस कानून के खिलाफ काम तो कर नहीं सकती। मेरे ख्याल से जानबूझ के ये ऐसा किया गया है, और आज नहीं 2 दिन पहले ये हैंडल पे ये वीडियो जारी किया गया, और आज तक भी मास्किंग नहीं किया गया, आज तक भी इस वीडियो को डाउन नहीं किया गया। और अगर किसी महिलाओं का जो अधिकार है, उन महिलाओं के अधिकार के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, राष्ट्रीय जो एनएचआरसी है, ह्यूमन राइट कमीशन, उसको भी संज्ञान लेने की जरूरत है इस पूरे मामले को लेकर, और वहां के आला अधिकारियों को पेश करवाने की जरूरत है। मुझे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जुडिशियरी की तरफ से इसके ऊपर क्यों सुओ मोटो, क्योंकि हम जैसे पत्रकारों को एकदम हमारी पहला दिन सिखाया जाता है कि कोई महिला, कोई बच्चा अगर उनके खिलाफ इस तरह की कोई उत्पीड़न की खबर हो तो उनके चेहरा तो दूर की बात, उनकी परिवार की चेहरा ना दिखाए, उनकी एड्रेस, उनका ठिकाना ना दिखाए। ये उनकी अपना जो सिटीजन राइट है, इस राइट को कायम रखने के लिए ये जरूरी है। आराम से डीजीपी राजीव कुमार, जिसके बारे में पूरे देश जानते हैं, उन्होंने ये कहते हैं कि हम अगर एविडेंस लाए तो हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो क्या कार्रवाई करेंगे जो खुद इस तरह से पीड़ित महिला की वीडियो जारी करके रखे हैं। लेकिन मैं बार बार इसी के ऊपर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन प्रसेनजीत, आपने ही कहा था और लगातार हम आपसे जब बात करते रहे हैं, लेकिन ये डर है, देखिए एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंच जाए, एससी कमीशन पहुंच जाए, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच जाए, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि अगर जो महिलाएं मुंह खोलेंगी, अगर आज न कल तो इस टीम को वापस आना ही है अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन उसके बाद का जो डर है कि उन महिलाओं के साथ, उनके परिवारों के साथ क्या कर सकती है वहां की पुलिस, इसलिए भी एक डर है कि महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं। हाँ, फिर से मैं ये वीडियो का वास्ता देके मैं असीम कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस ने इस तरह से वीडियो जारी करके इसको कायम रख सकता है, तो पुलिस बाद में क्या कर सकती है, या शेख शाहजहां की बाकी जो चेला चपेटे हैं वो क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से वहां पे तृणमूल कांग्रेस की पंचायत की लोगों ने गांव-गांव में घूम के ये भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया कि अगर आपका छीने हुए जमीन का पैसा हम वापस करते हैं, हम मतलब इसमें कौन है मुझे पता नहीं, हम क्या है, तृणमूल कांग्रेस है, हम क्या है, प्रदेश सरकार है, कौन है जो मतलब पहले तो है कि छीने हुए जमीन के बारे में वहां पे पंचायत की जो सदस्य है वो सारे स्वीकारती है, मतलब क्या है कि जमीन छीना गया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से गांव-गांव में घूम के पूछा जा रहा है कि आपका जमीन का पैसा अगर आपको वापस दिया जाए, क्या आप तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करेंगे? तो मतलब ये एक तरह से मैं कहूंगा कि एक हुमकी जैसा है, एक धमकी जैसा है, और जो यौन उत्पीड़न की मामला है वहां से ध्यान हटाने की भी एक कोशिश है। बिल्कुल प्रसेनजीत, आप बने रहिए। प्रसेनजीत, हमारे साथ मेहमान भी हैं बीजेपी के सौरभ सिकदर जी। सौरभ जी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस माँ, माटी और मानुष की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी सत्ता में आई, आज उन्हीं तीनों के साथ वो खिलवाड़ कर रही हैं, माँ के साथ भी, माटी के साथ भी और मानुष के साथ भी? नहीं, देखिए, ये माँ माटी मानुष का नारा देके जो ममता बनर्जी सत्ता पे आई थी, माँ तो आज रो रही है। बिल्कुल। और माँ रो रही है, माटी आज कलुषित हो गया है, और मानुष जो है वो वंचित और पीड़ित है। ये बंगाल का जन यही बोल रहा है कि माँ के हालत क्या है वो तो दिख ही रहा है। माटी जो है सारे बेच दिया है इन लोगों ने, और मानुष जो है मतलब बंगाल के जो जनगण है, या तो किसी का या तो कोई नौकरी घोटाले में अपना पैसा पूरा जिंदगी का जमा पूंजी खोया है, या तो उसके जो राशन मोदी जी ने भेजा है फ्री का राशन, वो भी चोरी करके उसको वहीं पे भी वंचित किया गया है। जो हमारे
जितने सारे सुविधा जाता है, ये आपके आवास योजना से लेके जल हर घर जल योजना से लेके सबका पैसा खा के बैठा है, तो इसके लिए वंचित तो बंगाल के मानुस ही हो रहा है। और आपको लगता है सौरभ जी कि ये सारा मामला, जैसा कि अब कलकत्ता हाई कोर्ट में है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को हम कलकत्ता से बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अगर कलकत्ता में सुनवाई होती है तो आपको लगता है कि जो न्याय है वो ठीक से नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम एक सहमत हूं। और प्रसन्नजीत जी जैसे बोल रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है प्रसन्नजीत दा। प्रसन्नजीत दा एक बहुत अहम मुद्दे बोला कि जब पुलिस जिसको काम है उसको रक्षा दिलवाना, वो उसका परिचय जो है बाहर करते, सबसे पहले तो ये पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब तक इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुआ? कोर्ट क्या कर रहे हैं? कोर्ट सो मोटो एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया? तो जिस राज्य में पुलिस ही बायस्ड है और ममता जी के बात में अपना पार्टी का कैडर जैसे काम कर रहे, उस राज्य में इसका न्याय कभी नहीं मिल सकता। इसको इमीडिएट दूसरे राज्य में शिफ्ट करना चाहिए और इसका जांच केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच करना चाहिए। नहीं तो आज संदेश खाली में हुआ है, कल कलकत्ता शहर में भी ये हो सकता है। और लॉकेट चटर्जी ने कहा भी, प्रसेनजीत, लॉकेट चटर्जी ने कहा भी कि न सिर्फ ये हालात संदेश खाली के हैं, बल्कि पूरे बंगाल का यही हाल है, हर जगह यही स्थितियां हैं महिलाओं के खिलाफ। बिल्कुल असीम, बात यह है कि यहाँ पे महिलाओं ने जब उनको लगा कि आखिर तक किसी न किसी कारण से शेख शाहजहां फरार है, तो उनको लगा था कि अब तो कम से कम शासन प्रशासन की तरफ से हमें संरक्षण मिलेगा और हम हमारी जो दर्द है पिछले कई सालों की, ये दर्द को बयां करें, लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं और उसके बाद हम किसी न किसी तरह से एक कानूनी कार्रवाई की आशा करें। लेकिन हुआ तो उल्टा, हुआ ये कि चीफ मिनिस्टर असेंबली के अंदर कह दिया कि मैंने पूरी तरह से शेख शाहजहां की साथ ले लिया। अब लोगों को लगने और अंदर ही अंदर तृणमूल के लोगों को भेजकर उनको धमकियां देने की काम शुरू हो गया है और साथ में पुलिस का इस तरह से पीड़ित का चेहरा सामने लाना, मतलब शासन प्रशासन राजनीति सब मिलके जिस तरह से संदेश खाली की लोगों को डराने की काम कर रहा है, इससे साफ है कि जो आरोप बाकी जगह पे लोगों ने लगाने की कोशिश में है, जो लकेट जी ने कही है, वहां की अगर ऐसा स्थिति है तो हम लड़े तो लड़े किसके खिलाफ? हम क्या राजनीति के खिलाफ लड़े? हम क्या शासन के खिलाफ लड़े? हम क्या प्रशासन के खिलाफ लड़े? सब अगर एक मिली हुई है बिल्कुल, तो हम किसके खिलाफ लड़े? लेकिन प्रसन्नजीत, ये जो शेख शाहजहां है क्यों नहीं गिरफ्तार, उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या पुलिस, हम जानते हैं कि संरक्षण तो दे ही रही, लेकिन वो है कहां? कोई उसके बारे में जानकारी कहां है? वो कहां छुप कर बैठा है? अब देखिए, एक समय पे मैं माओवादियों के साथ काम करता था और माओवादी कहाँ है वहां पे जाके उनके साथ रात भी बिताए, उनके साथ इंटरव्यू भी किया है। अगर आप मुझे बताए तो हो सकता है कि हम लोग कोशिश करके शेख शाहजहां की इंटरव्यू भी लेके आएंगे। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ कि जो काम प्रसन्नजीत पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस को खोज के लानी चाहिए, कहने का मेरा मतलब यह है कि अवेलेबल है, पुलिस को पता है वो कहाँ पे है। जिस तरह से शिबू हाजरा के खिलाफ इस महिला धारा 164 में बयान देने के बाद तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया 15 में। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर कोई इस बात को लेकर आहत है कि बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सौरभ जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हमारे प्रसेनजीत दादा, आप जानते हैं कि बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो काम पुलिस को करनी चाहिए अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें दे दिया तो हम ही उनका इंटरव्यू करके ले आएंगे। हमें पता होना चाहिए कि पत्रकारों को पता है कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन पुलिस नहीं खोज पाई। ये तो ऑलरेडी साबित हो चुका है। यही शिबू हाजरा पुलिस के खाते में वांटेड थे। बहुत सारे नेता का बयान आया है कि शिबू हाजरा नहीं मिल रहा है। हमारा ही बंगाल का एक चैनल जाके इसका इंटरव्यू करके आ गया और उस इंटरव्यू के बाद जब वो प्रकट हुआ तो महिला ने जाके 164 भी किया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो अभी क्या है कि मीडिया जो है, मीडिया को इंडिपेंडेंटली काम तो बंगाल में करने देता नहीं है। ये प्रसन्नजीत दादा भी जानते हैं। जैसे अभी बोला कि एनसीडब्ल्यू का टीम तो गए थे, उसको तो एक संवैधानिक टीम है, उसको रोक नहीं पाए, लेकिन उसके साथ संवैधानिक टीम तो सौरभ जी एससी कमीशन भी थी, उनको भी रोक दिया गया।
नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, उसको भी रोक दिया गया है। और आज जब इस टीम को महिला कमीशन को रेखा जी के नेतृत्व में जाने दिया गया, अच्छा आप उसका साथ महिला जर्नलिस्ट ही भेज देते। आप जर्नलिस्ट को रोकने का क्या मतलब है? जर्नलिस्ट तो जो है, हम लोग इसको चतुर्थम बोलते हैं संविधान के। तो जो जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाएगा, ऐसा तो नहीं कोई फैब्रिकेटेड न्यूज वहां से आप लोग दिखाने वाले थे। अच्छा, लेकिन सौरभ जी, अगर आप अपनी जानकारी अपनी समझ के हिसाब से बता सकें, ये जो पूरा इलाका है संदेश खाली का, किस तरह का इलाका है और यहाँ पे जो डेमोग्राफिक जो स्थितियां हैं किस तरह से हैं यहाँ पे? ये बेसिकली देखिए, संदेश खाली एक आइलैंड जैसा है, इसके चारों तरफ समुंदर है, नदी है और उस पार बांग्लादेश है। तो इसीलिए क्या है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है ये। और ये सेंसिटिव होने का कारण जो है, यहाँ पे पुलिस और जो प्रशासन का उतना शिकंजा जितना टाइट होना चाहिए था वो कभी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि एक तो ये जियोग्राफिकली यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी क्या है कि सरकार, हम जो शुरू से बार बार बोलते आ रहा है, बंगाल में आज एक जलता हुआ जो समस्या है ये है रोहिंग्याओं का अनुप्रवेश। रोहिंग्याओं का अनुप्रवेश, और यही रोहिंग्या आके बांग्लादेश से आके नदी के पथ से, समुद्र के पथ से आके यही सारे आइलैंड में रहते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला भी है कि जो रोहिंग्या या फिर बिल्कुल जो बाहर से आ रहे हैं, कौन से लोग हैं, किस तरह से ये पहुंच पा रहे हैं और क्या इनका हिसाब किताब है सरकार के पास, और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हर कोई वहां पे गुस्से में है। लेकिन वो लोग जाएं तो जाएं कहां? सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, पुलिस प्रशासन उन्हीं पब्लिक के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि ये लोग, संदेश खाली के लोग, जाएं तो जाएं कहां अपनी आवाज को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, हमारे पास समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों की। शराब घोटाला मामले में ईडी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन बुलाया था और आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये ईडी की तरफ से केजरीवाल को छठा समन था। अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दिल्ली के सीएम भगौड़ा नंबर 1 हो गए हैं। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में छठी बार समन जारी हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, जो आप वेंडेटा विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, अब तो कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ना बेल दे रही है, 338 करोड़ का मनी ट्रेलर कह रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बेल रिजेक्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा लोअर कोर्ट ने भी आपको समन्स में कोई राहत नहीं दी है, कहा है कि समन्स में तो पेश होना पड़ेगा, तो समन्स को इलीगल कह रहे हैं। और आपकी दोस्त कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब में तो घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने, तो इसका जवाब क्यों नहीं देते? भ्रष्टाचारी नंबर 1 एंड भगोड़े नंबर 1। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया है कि सीटों पर बात बने बगैर वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि अभी बातचीत चल रही है, जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ 14 फरवरी 2022 को एक विरोध मार्च के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली मेट्रो में उद्योग भवन से पीतमपुरा तक सफर किया।
धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज पीतमपुरा पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस सफर की तस्वीरों को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि साफ, आरामदायक, सुविधाजनक, कुशल, पर्यावरण और जेब के अनुकूल दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों के लिए एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन है। उन्होंने लिखा कि 2014 के बाद तेज और टिकाऊ शहरी परिवहन सिस्टम के प्रति पीएम मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता ने हमारे शहरों में आराम और सुविधा के साथ साथ शहरी जीवन को और अधिक आसान बना दिया है। और आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मेट्रो की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री करते रहे हैं, राष्ट्रपति ने अभी कुछ दिनों पहले किया और अभी धर्मेंद्र प्रधान ने भी मेट्रो का आनंद लिया। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने 18 फरवरी को सिंगापुर में अपना पहला अभ्यास प्रदर्शन किया। टीम सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के चांगे एयरबेस से काम कर रही है। सिंगापुर एयर शो आगामी 20 फरवरी से शुरू होगा। एयर शो में दुनिया भर की प्रदर्शन टीमें शामिल होंगी। एयर शो में प्रमुख हेलीकॉप्टर और सिस्टम मैन्युफैक्चरर एवं ऑपरेटर भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ध्रुव का निर्माण किया, जिसे सारंग टीम संचालित करती है, जो पहली बार इस शो में शामिल हो रही है। हालांकि सारंग टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 2004 में चांगी प्रदर्शनी केंद्र एशियाई एयरोस्पेस एयर शो के लिए सिंगापुर में भी हुआ था। सारंग टीम इस वर्ष सिंगापुर एयर शो में दर्शकों के लिए 4 हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन कर रही है। इस डिस्प्ले को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की दक्षता और बहुउपयोगिता के साथ साथ इन मशीनों को उड़ाने वाले भारतीय वायुसेना पायलटों के उच्च स्तर के कौशल को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और इसके उन्नत संस्करण भारत की सभी सैन्य सेवाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म का सफल इंडक्शन और परिचालन उपयोग रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शानदार सफलताओं की गाथाओं में से एक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सस्ती, समग्र और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री कल एम्स जम्मू का लोकार्पण करेंगे। एम्स जम्मू रिकॉर्ड 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू के विजयपुर में करीब 227 एकड़ में बना 750 बिस्तरों वाला एम्स जम्मू बनकर तैयार है। पीएम मोदी 20 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बेड के इस अस्पताल में 46 ट्रॉमा केयर और आपातकालीन बेड, 193 ICU बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर और 50 से ज्यादा सामान्य और सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। एम्स जम्मू जो है वो हमारी कंट्री का इट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड नेशनल इम्पोर्टेंस यू कैन से एक्चुअली दिस इज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड इट विल प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव टर्शियरी केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा, बट लेह एंड लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहां से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डेली जो है 2000 से लेकर 3000 पेशेंट्स होंगे एक लिए। दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास 50 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं और 30 जो है जनरल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं कि वहाँ। एम्स जम्मू में अत्याधुनिक उपकरण जैसे सिटी स्कैन, MRI और कैथ लैब की सुविधा है। MBBS छात्रों के लिए 100 से ज्यादा सीटों का एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग छात्रों के लिए 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज शैक्षणिक ब्लॉक में स्थित है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1000 सीट का ऑडिटोरियम भी बना है। रोगियों के परिजनों के रहने के लिए एक विश्राम सदन भी बनाया गया है। आधुनिक औषधि के साथ परंपरागत औषधि को बढ़ावा देने के लिए 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। एम्स जम्मू जो है इसमें हमने जो है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रॉमा केयर सर्विसेज का प्रोविजन किया हुआ है और इसके साथ साथ जो है हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए और वो जो है डिफिकल्ट एरिया से उसको एयरलिफ्ट करके
सीधा एम्स जम्मू में ला सकते हैं। अस्पताल में सौर पैनल भी लगाए गए हैं। भविष्य में अस्पताल के विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन छोड़ी गई है। 1660 करोड़ की लागत से बना जम्मू एम्स रिकॉर्ड 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। एम्स जम्मू में डेंटल केयर की भी सुविधा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो एम्स जम्मू में 54% फैकल्टी और 80% नर्सिंग स्टाफ महिला हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ साथ पूरा अस्पताल डिजिटल सुविधा से लैस है। IIT, IIM के साथ रिसर्च के लिए करार किया गया है। पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एम्स जम्मू के बन जाने से न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को फायदा होगा, बल्कि पंजाब और हिमाचल के लोगों को भी उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, एम्स जम्मू। और एम्स जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा। पीएम मोदी 20 फरवरी को एम्स जम्मू का लोकार्पण करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एम्स जम्मू पूरी तरह से डिजिटल होगा। एम्स जम्मू में 54% फैकल्टी और 80% नर्सिंग स्टाफ महिलाएं हैं। एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक और CEO डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने DD न्यूज के साथ खास बातचीत की। एम्स जम्मू का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं एम्स जम्मू के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता। सर, पहली बार जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों को एम्स मिलने जा रहा है, क्या खासियत है इस एम्स की? This is a super specialty hospital and it will provide the comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir. खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा, बट लेह लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहां से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। और इसके साथ साथ जो है हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए और वो जो है डिफिकल्ट एरिया से उसको एयरलिफ्ट करके सीधा एम्स जम्मू में ला सकते हैं अगली वहां पर। आप RP सेंटर दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं, तो आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उस अनुभव का लाभ कैसे जम्मू एम्स को मिलेगा आपके नेतृत्व? आई एम लकी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं 27 ईयर्स एम्स दिल्ली में रहा हूँ। दूसरा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भूटान के साथ काम करने के लिए, नेपाल के साथ काम करने के लिए। जैसे 2 हॉस्पिटल हमने भूटान में बनाए, एक जो है ट्रामा सेंटर बनाया, उसके साथ जो मैं क्लोजली एसोसिएटेड था, तो वो जो है एक्सपीरियंस मुझे इस यहाँ का जो एम्स को एस्टेब्लिश करने में जो है बहुत उसका फायदा हुआ है वहाँ पर। और हम एम्स में जो है इसको पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और पेशेंट फ्रेंडली का मतलब है कि पेशेंट आके एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाए ताकि वो हमारा जो है एक एम्बेसडर बन के जाए। हमने कुछ स्पेशल सर्विसेज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। एक है पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज। उसका मतलब यह है कि हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे जो व्हील चेयर और ट्रॉली लेके खड़े रहेंगे इमरजेंसी में, OPD में और अदर एरियाज वगैरह में। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर किसी पेशेंट को व्हील चेयर में जाना है वो पेशेंट का अटेंडेंट ना लेके जाए, बट हम जो है हमारे वॉलंटियर जो हैं, जो पेशेंट असिस्टेंट हैं, वो लेके जाएंगे। तो एक बड़ी बात है कि पेशेंट सेंट्रिक ये हॉस्पिटल बनेगा और उसका फायदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा और आने वाले दिनों में ये एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में सामने आएगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, जम्मू एम्स। और अब अर्थ जगत की खबरें। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा का देश के कृषि निर्यात में हिस्सेदारी 51% तक पहुंच गई है। साल 2023-24 में एग्री एक्सपोर्ट करीब 27 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है।
किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वर्तमान सरकार कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार कर रही है, जिससे 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, तब से कृषि क्षेत्र का विकास उनके लिए प्राथमिकता की सूची में रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो कि मौजूदा वक्त में अन्नदाताओं को व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जिससे कृषि निर्यात में तेजी देखने को मिल रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि निर्यात को वित्त वर्ष 1987-88 में 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। भारत की कृषि निर्यात में एपीडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देखा जाए तो भारत के कृषि निर्यात में एपीडा का योगदान 51% रहा। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में एपीडा के निर्यात समूह में 23 प्रमुख वस्तुओं में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही विशेष रूप से 15 बड़े प्रमुख वस्तुओं में से 13 जिनका निर्यात पिछले वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। मुख्यतः ताजे फलों के निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है। यह पिछले वर्ष के 102 देशों की तुलना में आज 111 देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हाल ही में एपीडा ने समुद्र के रास्ते भारत से रूस तक केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपीडा ने अधिक निर्यातकों को नए उत्पादों के नए स्थानों तक भेजने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं रूस ने हाल ही में केले सहित भारत से उष्णकटिबंधीय फलों की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। केला रूस का प्रमुख कृषि आयात है और वर्तमान में मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से इसका आयात किया जा रहा है। अजय परिहार, डीडी न्यूज। और जगत की कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में जल्द ही 2 पूर्ण विकसित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने वाले हैं, जिसमें कई चिप असेंबली और पैकेजिंग इकाइयों के अलावा अरबों डॉलर का निवेश होगा। आईटी राज्य मंत्री ने पुष्टि की कि 2 परियोजनाओं में इजरायल स्थित टावर सेमीकंडक्टर्स द्वारा प्रस्तुत $8 बिलियन का प्रस्ताव और दूसरा टाटा समूह से शामिल है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश ने अगले 3 दशक में 9 से 10% की वृद्धि के साथ वर्ष 2047 तक $35 ट्रिलियन और वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर 7वें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। साथ ही निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर एक समझौते पर भी बातचीत करेंगे। बातचीत का यह दौर 5 दिनों तक चलने की उम्मीद है। वहीं ब्रुसेल्स में आयोजित 6ठे दौर की वार्ता 27 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई थी। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 15,000 करोड़ के निवेश के साथ 2028-29 तक 2800 मेगावाट क्षमता की पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है। टाटा के मुख्य कार्यकारी प्रवीर सिन्हा ने यह जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जनवरी अवधि में भारत की बिजली खपत सालाना आधार पर 7.5% बढ़कर 1354.97 बिलियन यूनिट हो गई है, जो देश भर में आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जनवरी अवधि में 1259.49 BU थी। इंजीनियरिंग दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो सितंबर में इलेक्ट्रोलाइजर की वाणिज्यिक बिक्री शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये इलेक्ट्रोलाइजर उसके यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले 50% सस्ते होंगे। इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जरूरी मुख्य उपकरण है। पिछली तिमाही में L&T ने प्रोटोटाइप के तौर पर अपने पहले इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण किया। कैलेंडर वर्ष 19 के महामारी से पहले के स्तर की तुलना में कैलेंडर वर्ष 23 के दौरान भारत में हल्के वाहनों की बिक्री में 35% की वृद्धि देखी गई है, जो दुनिया के शीर्ष 10 बाजारों के सबसे तेज सुधारों में से एक है। S&P ग्लोबल मोबिलिटी की रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। मछुआरों के लिए उपभोक्ता या बाजारों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने और भारतीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में डिजिटल वाणिज्य क्षमता के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग ONDC डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगा। आईटी सेवा कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर कारोबार वृद्धि के लिए यूरोपीय बाजार पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी के कुल राजस्व में यूरोप का योगदान करीब 30% रहता है, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, जिसका उसके राजस्व में लगभग 60% का योगदान होता है। और अब खेल जगत की खबरें।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन आज गुवाहाटी के सरसुजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी खिलाड़ियों को वीडियो संदेश देंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। युवा खिलाड़ियों को तलाशने और देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन आज गुवाहाटी के सरोजजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को वीडियो संदेश देंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खेलों के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के करीब 4500 से अधिक एथलीट विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की प्रतियोगिताएं गुवाहाटी सहित पूर्वोत्तर के अन्य स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें 20 खेलों में प्रतिभागी स्पर्धा करते नजर आएंगे। गुवाहाटी कुल 16 खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें एथलेटिक्स, रग्बी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, तलवारबाजी, कबड्डी, महिला फुटबॉल, टेनिस, मलखंभ, जूडो और टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल होंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को तलाशना और खेलों को बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी। सरकार तो बाहर करेगी, तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ डीडी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है, सारा हिंदुस्तान इसमें जुट जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप है स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी।
113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 78.56 लाख परिवारों को मिली अपने अपने घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवारों को मिली पक्की छत। प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Your most trusted source of news goes global, goes digital. Explore a world of options, top stories, live updates, in-depth analysis and more. Stay informed wherever you are. Real-time alerts keep you ahead of the curve always. The DD India app, connecting you to the world one story at a time. Download now and explore the world of knowledge, insights and authentic information. घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव तक भी 100% नल से जल पहुंच गया है। क्रमशः वे पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। योजना ने अब तक अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी भारत के कई राज्य और ग्रामीण क्षेत्र पानी की कमी से बदहाल स्थिति में थे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बुसान में चल रहे विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने हंगरी को 3-2 से हरा दिया। पहले मुकाबले में मनिका बत्रा ने हंगरी की खिलाड़ी को 3-2 के अंतर से हराया। इसके बाद भारत की अहिका मुखर्जी ने भारत के लिए दूसरा मैच जीता। तीसरे और निर्णायक मैच को मनिका बत्रा ने 3-0 से अपने नाम कर भारत को जीत दिला दी। वहीं भारत की पुरुष टेबल टीम को दूसरे मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। ग्रुप चरण के दूसरे मैच में भारत को पोलैंड के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। और वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के शूटआउट मुकाबले में अमेरिका को 2-1 से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 की बराबरी पर था। इसके बाद मुकाबला शूटआउट में चला गया, जहां भारत के लिए सोनिया और मुमताज खान ने गोल किए। अमेरिका की ओर से क्राउज लिया ने 1 गोल किया। और इटली के जेनिक सिनर ने रॉटरडम ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 22 वर्षीय सिनर ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को 7-5, 6-4 के अंतर से हराया। और नई दिल्ली में डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 20 राज्यों से आई टीमों ने हिस्सा लिया। ये खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ऊर्जा से लबरेज दिखाई दिए। फाइनल में महाराष्ट्र की बधिर टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे निगाह डालेंगे हम। देश में पिछले कुछ वर्षों से खेलों को लेकर एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, जहां सामान्य खिलाड़ियों के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ी भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे ही एक डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली में हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से 20 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ये युवा भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन इनका जोश और उत्साह इन्हें दूसरों से अलग करता है। इनकी क्रिकेट खेलने की शैली में आज का यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल दिखाई देता है। जो भी लोग इन खिलाड़ियों का मैच देखने आए, सभी इनके हुनर की सराहना कर रहे थे। फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने मध्य प्रदेश को 45 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया।
मैं इस मंच के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है डेफ क्रिकेट का, जिसमें से पूरे वर्ल्ड की टीमें आ रही हैं। उसमें हमारी भी इंडियन डेफ क्रिकेट टीम जा रही है। दुबई में होना है वर्ल्ड कप, तो उसमें भी हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां प्रधानमंत्री लखनऊ में